संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन मुश्किल से 5 मिनट के अंदर आप कर सकते हैं। संविधान की मूल संरचना एक नया शब्द था, आज ये पुराना हो गया है, लेकिन शुरुआत में नया शब्द था। दरअसल मूल संरचना का उदय इस प्रश्न से हुआ कि संसद की जो संविधान संशोधन की शक्ति है आर्टिकल 368 के अंतर्गत, वो कितनी है, वो असीमित है। अनुच्छेद 368 का उपयोग करके 2/3 बहुमत के साथ, राज्यों के समर्थन के साथ क्या संसद पूरे संविधान को बदल सकती है, या फिर कुछ भाग अपरिवर्तनीय है। तो यह प्रश्न सबसे पहले 1951 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और 1951 से 1973 के बीच में 4 प्रमुख केस थे जिन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आपको सबसे पहले तो इन चारों केसों का एक क्रम याद कर लेना है। शंकरी प्रसाद 1951, सज्जन सिंह 1964, गोलकनाथ 1967, केशवानंद भारती जो एक ऐतिहासिक केस साबित हुआ 1973। आज तक इसी की मान्यता चल रही है। शंकरी प्रसाद में सबसे पहले ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों में भी, भाग 3 में भी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि संसद भाग 3 में भी परिवर्तन कर सकती है। तो प्रश्न उठा कि आर्टिकल 13 क्या है, आर्टिकल 13 क्या है, क्योंकि आर्टिकल 13 बहुत स्पष्ट तौर पर कहता था कि राज्य ऐसा कोई कानून, ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों के विपरीत हो या असंगत हो, और अगर वो बनाएगा तो शून्य होंगे। तो उच्चतम न्यायालय का कहना था कि अनुच्छेद 13 संवैधानिक विधियों के ऊपर लागू नहीं होगा, 368 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों पर लागू नहीं होगा, अर्थात संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। परिवर्तन कर सकती है का मतलब अलाभकारी परिवर्तन भी कर सकती है, किसी मौलिक अधिकार को कम कर सकती है या समाप्त भी कर सकती है। तो एक बार पुनः यह प्रश्न सज्जन सिंह के मामले में आया और उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद के डिसीजन को ही मेंटेन रखा। लेकिन गोलकनाथ के मामले में 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने भाग 3 को अनुल्लंघनीय घोषित कर दिया कि नहीं, वो पवित्र भाग है, उसका उल्लंघन नहीं हो सकता, संसद की संविधान संशोधन की शक्ति सीमित है। पुनः केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने मत को बदला और सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद में जो निर्णय दिया था वापस उसको एक्सेप्ट किया कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति असीमित तो नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण भी नहीं है। अनुच्छेद 13 संविधान संशोधनों के ऊपर लागू नहीं होता, अर्थात संसद संविधान में कोई भी संशोधन 368 का प्रयोग करके कर सकती है। चूंकि इससे संसद को असीमित शक्ति प्राप्त हो जा रही थी, तो इसको नियंत्रित करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सिद्धांत विकसित किया, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार जब संविधान संशोधन हो जाएगा, राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाएगी, वो कानून बन जाएगा, तो कोई भी उसको उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे सकता है, ये कहते हुए कि वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। संविधान का मूल ढांचा क्या है, इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा या कानून नहीं बना है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती केस में, इंदिरा नेहरू गांधी राजनारायण केस में, मिनर्वा मिल केस में, बहुत सारे मामलों में इसकी व्याख्या की गई है। उसके आधार पर आपकी किताब में एक लिस्ट आ गई है। तो जैसे भारत में संसदीय व्यवस्था है, भारत का संघीय ढांचा है, न्यायिक पुनरीक्षण का सिद्धांत है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। इसके अलावा भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है, धर्मनिरपेक्षता है,
ये बहुत सारे तत्व हैं जो आज की तारीख में संविधान का मूल ढांचा कहलाते हैं। अंतिम निर्णय कि कोई तत्व संविधान का मूल ढांचा है या नहीं है, ये निर्भर करता है उच्चतम न्यायालय के ऊपर कि वो क्या व्याख्या करता है। तो संविधान की मूल संरचना को लेकर के आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा और काफ़ी लंबे लेक्चर भी लिए होंगे, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के लिए बस 2 ही बातें याद रखिए। एक तो इसका विकास, आपको इन चारों केस का वर्ष याद रखना है, राज्य याद रखने, जैसे कि स्वामी भारती वर्सेज केरल राज्य। इसके अलावा आधारभूत ढांचे के 8-10 एलिमेंट याद कर लीजिए जो अभी मैंने बताए हैं, क्योंकि प्रश्न ये भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत ढांचा नहीं है।